हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का हल लेकर आया हूं और मैं आपको इसमें कुछ विशेष बातें बताने चल रहा हूं जो अध्यापकों से संबंधित है। यदि आप सरकारी अध्यापक हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैयक्तिक वेतनमान, चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान, कब, किसे और कितना, यानी ये 3 तरह के वेतनमान हैं। इनके बारे में आपको एक एक चीज़ को सही से जानना है ताकि आप समय पर इस प्रकार के वेतनमान की आप मांग कर सकें। क्योंकि अगर आप मांग नहीं करेंगे, आपको इन बातों के में पता नहीं होगा तो आप ऐसे वेतन की मांग नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको यह बताने चल रहा हूं कि ये तीनों प्रकार के वेतन क्या हैं और इनमें क्या अंतर है और यह कब, कितना और किसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ करूं इसके पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हो सके तो इसे आप दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए मित्रों, हम आपको बताते हैं वैयक्तिक वेतनमान, चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान कब, किसे और कितना प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले चर्चा करने चल रहा हूं कि वैयक्तिक वेतन क्या है, वैयक्तिक वेतनमान क्या है और किसे प्राप्त होता है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्वेच्छा से अपने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने वाले सरकारी सेवक को देय वैयक्तिक वेतन। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे परिवार की अवधारणा को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्राविधान है। ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपने परिवार को नसबंदी करवाकर 2 बच्चों तक सीमित रखा हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वह सरकारी सेवक जिनका परिवार 2 बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो तो उसे वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 923B के अंतर्गत उसकी अगली देय वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि का वैयक्तिक वेतन, पर्सनल पे देय होगा, जो भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवा काल में मिलता रहेगा। यदि परिवार स्वेच्छा से सीमित न होकर अन्य कारणों से 2 या कम बच्चों तक सीमित होता है तो उक्त लाभ देय नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर समझना है कि यदि आप सरकारी अध्यापक हैं और आपके सिर्फ 2 बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं और आपकी उम्र यदि 40 वर्ष से कम है तो आप वैयक्तिक वेतन की मांग कर सकते हैं, बशर्ते 40 वर्ष की पूर्व अपने परिवार को नसबंदी करवाना होगा। अगर आपने नसबंदी करवा लिया है तो आप वैयक्तिक वेतन की मांग विभाग के सामने कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप 40 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं और आपके दो ही बच्चे हैं और सबसे छोटे बच्चे की उम्र 10 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, तब भी आप वैयक्तिक वेतनमान की मांग कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो वैयक्तिक वेतनमान है वो अगली देय वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि का वैयक्तिक वेतन, पर्सनल पे देय होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि वेतन वृद्धि के बराबर तो नहीं दिया जाता है, लेकिन उसका फिक्सेशन कर दिया गया है, यानी ग्रेड पे के आधार पर वैयक्तिक वेतन को फिक्स कर दिया गया है कि आपको इतना वैयक्तिक वेतन मिलेगा। तो इसके लिए आप अपने विभाग से अपने जो आपका नियुक्ति कार्यालय है, आप वहां पर वैयक्तिक वेतन की मांग कर सकते हैं और उसके लिए मैं अभी आपको एक घोषणा पत्र भी दिखाऊंगा। और अगला पॉइंट कि यदि परिवार स्वेच्छा से सीमित ना होकर अन्य कारणों से, अन्य कारण में क्या हो सकता है कि पति पत्नी में किसी एक की मृत्यु हो गई हो और परिवार 2 बच्चों तक ही सीमित हो गया है,
तो ये अन्य कारण हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो है आप वैयक्तिक वेतन की मांग नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए, ये टेबल दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि दिनांक 1 सितंबर 1979 से दिनांक 31 नवंबर 2008 तक की स्थिति देखिए। इसमें है पात्रता या किसको दे। पहला है 40 वर्ष की आयु से पूर्व के सरकारी सेवक, परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखा हो और अपनी अथवा यथास्थिति अपने पति या पत्नी या समस्त पत्नियों का नसबंदी ऑपरेशन करा लिया हो। दूसरी स्थिति यह है 40 वर्ष से अधिक आयु वाले सरकारी सेवक, परिवार 2 बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप क्या कर सकते हैं, आप वैयक्तिक वेतन की मांग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं और आपको जो है इससे संबंधित घोषणा पत्र दिखाते हैं। यह वेतन जो है अध्यापकों को भी देय है, आप ध्यान दीजिएगा। ये घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र को भर करके अपने बच्चे की जो है जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको लगा करके आपको अपने विभाग में इस प्रकार के व्यक्तिगत वेतन की मांग करना होगा। 40 वर्ष अथवा उससे कम आयु वाले सरकारी सेवकों के लिए मैं श्री या श्रीमती घोषणा करती हूँ कि मेरी वर्तमान आयु इतना वर्ष इतना ये है, मैंने 2 बच्चों के बाद अपना अथवा अपनी पत्नी या अपने पति का नसबंदी ऑपरेशन दिनांक को करा लिया है। नसबंदी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जा रही है, हस्ताक्षर, पदनाम, विभाग कार्यालय का नाम। ठीक है, तो ये तो 40 वर्ष से कम आयु वाले सरकारी सेवक के लिए है। फिर दूसरा है घोषणा पत्र 40 वर्ष से अधिक आयु वाले सरकारी सेवकों के लिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ मैं कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सोचें कि हम तो शिक्षक हैं, हम कर्मचारी नहीं, ये शिक्षकों के लिए, ऐसा नहीं है। ये कर्मचारी और शिक्षकों सभी के लिए है। मैं श्री श्रीमती घोषणा करती हूँ कि इस समय मेरी आयु 40 वर्ष से अधिक अर्थात इतना हो गई है, मेरा परिवार 2 बच्चों तक सीमित है तथा सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक अर्थात इतना वर्ष इतना माह है। मैं यह भी घोषित करती हूँ कि इस घोषणा पत्र के दिनांक के पश्चात यदि मेरे कोई पुत्र या पुत्री होगा तो उसका विवरण मैं अपने नियुक्त प्राधिकारी को उसके जन्म के 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करूँगा या करूँगी। दिनांक, हस्ताक्षर और विभाग कार्यालय का नाम। ठीक है, तो ये जो है किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, 40 वर्ष उससे कम और ये है 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं चयन वेतनमान और पदोन्नत वेतनमान के लिए तय की गई ये शर्तें। ध्यान दीजिएगा मित्रों, चयन वेतनमान क्या होता है। यदि आप किसी पद पर लगातार 10 वर्षों तक आपने सेवा दिया और आपकी पदोन्नति नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में आप चयन वेतनमान की मांग करेंगे। और जिनका चयन वेतन लग गया उसके बाद अगर वो अगले 12 वर्ष तक पदोन्नति अगर उनकी नहीं होती है तो वो पदोन्नत वेतनमान के लिए मांग करेंगे। फिर से हमारी बात को सुन लीजिए। यदि आपकी नियुक्ति तिथि से लेकर 10 वर्ष तक आपकी कोई पदोन्नति नहीं हुई या आप किसी एक पद पर, समान पद पर अगर आपने 10 वर्ष कार्य कर लिया और आपकी पदोन्नति नहीं हुई तो आप चयन वेतनमान की मांग कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने चयन वेतन मांग की है और उसके बाद 12 वर्ष तक और उसी पद पर सेवा कर लिए, उसके बाद उनकी पदोन्नति नहीं हुई तो ऐसे लोग पदोन्नत वेतनमान के लिए मांग कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये चयन वेतनमान क्या है और कैसे मांग की जाएगी, कितना चयन वेतनमान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, विभाग की शर्तों के अनुसार प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से सेवाएं दे रहे शिक्षक 7वें वेतनमान का फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अंतर्गत 10 साल की सेवा वाले शिक्षकों को चयन वेतनमान और 12 साल से नियमित सेवा वाले यानी एक ही पद पर, ध्यान दीजिएगा जो मैंने ऊपर आपको बताया है कि पहले आपको चयन वेतनमान मिलेगा, उसके बाद आपको पदोन्नत वेतनमान मिलेगा। ठीक है, दोनों आपको एक साथ नहीं मिल सकती। बिना चयन वेतनमान के पदोन्नत वेतनमान नहीं मिल सकता। ध्यान दीजिए, पदोन्नत वेतनमान उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको चयन वेतनमान प्राप्त हुआ है या जिन्होंने 12 साल तक जो है नियमित रूप से सेवा वाले शिक्षकों को पदोन्नत वेतनमान का लाभ देने की बात कही गई है। यहाँ पर इस अंतर को आप एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि अगर आपका जो है किसी समान पद पर रहते हुए
आपकी जो है 10 साल तक प्रमोशन नहीं हुआ तो आपको चयन वेतनमान मिलेगा। चयन वेतनमान के पश्चात फिर आप जो है उसी पद पर कार्य करते हुए 12 साल और बिता दिए तो आपको पदोन्नत वेतनमान मिलेगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं मित्रों कि ये चयन वेतनमान कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये बातें भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। 7वें वेतनमान पे मैट्रिक्स के आधार पर भी आपको समझाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। ये रहेगा वेतनमान सहायक अध्यापक, प्राथमिक अध्यापक श्रेणी में सहायक साधारण वेतनमान 4200 ग्रेड पे। जो व्यक्ति 4200 ग्रेड पे पर चयनित हुआ है उसका चयन वेतनमान बढ़कर हो जाएगा 4600 ग्रेड पे और पदोन्नत वेतनमान हो जाएगा 4800 ग्रेड पे। यानी इसमें 3 ग्रेड पे रिलेटेड है मित्रों। चयन में आपको अगला और पदोन्नत में भी अगला। यानी अगर आपकी नियुक्ति 4200 ग्रेड पर पेपर हुई है, 10 साल आपका प्रमोशन नहीं होगा तो आपको 4600 ग्रेड पे प्राप्त हो जाएगा। और 4600 ग्रेड पे प्राप्त होने के बाद अगर 12 साल और पदोन्नति नहीं हुई तो आपको 4800 ग्रेड पे हो जाएगा। यही चीज़ अब आप आगे देखेंगे। प्राथमिक प्रधानाध्यापक, प्राथमिक सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक श्रेणी में साधारण वेतनमान 4600 ग्रेड पे। जो लोग 4600 ग्रेड पर जिनकी नियुक्ति हुई है उनका चयन वेतनमान 4800 ग्रेड पे हो जाएगा और पदोन्नत वेतनमान 5400 ग्रेड पे हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप है प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक श्रेणी में साधारण वेतनमान 4800 ग्रेड पे, चयन वेतनमान 5400 ग्रेड पे और पदोन्नत वेतनमान 6600 ग्रेड पे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक बनने के बाद अगर 10 साल आपने नौकरी कर लिया तो 10 साल के बाद आपका चयन वेतनमान 5400 ग्रेड पे हो जाएगा। और 5400 ग्रेड पे होने के बाद अगर आप 12 साल और आप नौकरी कर लिए तो आपका पदोन्नत वेतनमान 6600 ग्रेड पे हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जो है शिक्षकों की यही श्रेणियां हैं मित्रों। तो हमें इसी के बारे में बातचीत करना है। आपने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि 7वां ग्रेड पे लग गया है और 7वें ग्रेड पे में जो है अब पे मैट्रिक्स काम कर रही है। तो आइए हम आपको पे मैट्रिक्स पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि पे मैट्रिक्स के आधार पर आपका अगर चयन वेतनमान लगता है तो आप कहाँ पहुँचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपके सामने जो है ये 7th पे मैट्रिक्स मैंने खोल रखा है। आपको समझाना चाहता हूँ, आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए मैं अपने बारे में ही बात करके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में अगर मान लीजिए कि मेरी सर्विस जो है 10 साल पूरी हो गई। समझने की कोशिश करिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं 4200 ग्रेड पे में हूँ और आज की डेट में अगर मेरी सर्विस 10 साल पूरी हो गई तो आज देखिए हमारा जो मूल वेतन है, ये जहाँ हमने टिक लगाया है, ये मूल वेतन है हमारा 41,100। दिख रहा है मित्रों, 41,100 है। और आज की डेट में मान लीजिए कि हमारी सर्विस 10 साल पूरी हो गई तो अब हम चयन वेतनमान की मांग करेंगे। चयन वेतनमान की मांग करेंगे तो उससे हमको क्या लाभ होगा, इस बात को आपको ध्यान दीजिए। तो जब हम चयन वेतनमान की मांग करेंगे तो हमको एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। अर्थात चयन वेतनमान अनुमन्य होने के बाद हमारा जो मूल वेतन है वो मूल वेतन हो जाएगा कितना, 42,300। 42,300 ये हमारा मूल वेतन हो जाएगा। अब उसके बाद हम जो है अगले ग्रेड पे में पहुंचेंगे। अब अगले ग्रेड में पे पहुंचेंगे 4600 में। देखिए अब 4600 में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि 42,300 कहाँ है या उससे ज़्यादा कहाँ है। उससे कम नहीं देखना है आपको, 42,300 कहाँ पर है, ठीक है, या उससे ज़्यादा। अगर उससे कम नहीं देखना है, 42,300 एग्जैक्ट मिल जाए या फिर उससे ज़्यादा। तो आप देखिए कि सबसे पहले 46 से शुरू हो रहा है 44,900। तो 44,900 ये 42,300 से ज़्यादा है। अर्थात हमें क्या मिलेगा, अब हमारा मूल वेतन हो जाएगा ये 44,900 हो। देखिए हमने रेड टिक लगा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि अब हमारा जो नया ग्रेड पे बनेगा वो 44,900 हो जाएगा।
और अब आगे जो वेतन हमको मिलेगा वो 44,900 के दर पर मिलेगा। यानी जिस दिन से आपका जो है 10 साल पूरा हो गया उसी दिन से अब आपको 44,900 मूल वेतन के आधार पर आपको महंगाई भत्ता लग करके और आपका HRA लग करके आपको वेतन प्राप्त होगा। बात को आप समझ लिए होंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और एक और उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ हर व्यक्ति के साथ होगी। हाँ तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप जो है इस समय जूनियर के सहायक अध्यापक हैं और जूनियर के सहायक अध्यापक हैं। मान लीजिए कि आपको 62,200 रुपये आपका मूल वेतन इस समय है और आपका चयन वेतनमान लगता है। तो जैसे ही चयन वेतनमान लगेगा, आपने 10 साल की सेवा पूरी कर लिया और आप चयन वेतनमान की जो है मांग करेंगे। चयन वेतनमान जो आपका अनुमान्य होगा तो तुरंत जो है आपको एक जो है इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा, अर्थात मूल वेतन आपका कितना हो जाएगा 64,100 64,100 हो जाएगा। अब जो है चयन वेतनमान प्राप्त होने के बाद अगली ग्रेड में आप जाएंगे, 4800 में जाएंगे और देखेंगे 64,100 उसमें है कि नहीं। अगर 64,100 है तो आपका 64,100 हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा उससे कम 64,100 नहीं है तो उसके जो पास में होगा, उसके जो करीब होगा अगला, उससे कम नहीं आएगा, उससे ज़्यादा मिल सकता है लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। तो 64,100 आप देखिए 4800 ग्रेड पे में यहाँ एग्जैक्ट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और अब हमारा वेतन 64,100 के आधार पर होगा। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान देना है कि चयन वेतनमान प्राप्त होने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका अगला इंक्रीमेंट कब होगा। चयन वेतनमान प्राप्त हो जाने के बाद आपका अगला इंक्रीमेंट कब होगा। तो चयन वेतन प्राप्त हो जाने के 6 महीने बाद जो भी इंक्रीमेंट का, चाहे जनवरी आए या जुलाई आए, ध्यान दीजिएगा 2 ही महीने में इंक्रीमेंट होता है। कुछ लोगों का जनवरी में होता है और कुछ लोगों का जुलाई में होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 6 महीना पूर्ण होने के बाद, चयन वेतनमान पर पहुंचने के 6 महीने के बाद जो जनवरी आएगी तो जनवरी में, या जुलाई आएगी तो जुलाई में, जो भी पहले आएगा 6 महीने के बाद जो भी पहले आएगा उस माह में जो है आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। बात समझिए, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप मान लीजिए कि दिसंबर में आपको चयन वेतनमान लगा तो अगला इंक्रीमेंट कब आपका होगा, जुलाई में हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका जो है चयन वेतनमान जो है लगा अक्टूबर में लगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए 6 महीने, यानी अगला इंक्रीमेंट आपको कब प्राप्त होगा, जुलाई में प्राप्त होगा। अब वही चीज़ अगर मान लीजिए कि आपका जो है चयन वेतनमान जो है आपका लगा मई में लगा तो मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर में तो कोई वेतन वृद्धि होती नहीं, यानी आने वाली जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये रहा मित्रों जो है व्यक्तिगत वेतन, चयन वेतन और प्रोन्नत वेतन। प्रोन्नत वेतनमान का भी यही नियम है, लेकिन प्रोन्नत वेतनमान सबको नहीं मिलता। सिर्फ जितने लोग हैं उसका 20% लोगों को ही प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। मान लिया कि किसी ज़िले में जो है प्रोन्नत वेतनमान के लिए 100 लोग अप्लाई करते हैं, तो उस जो है ज़िले में प्रोन्नत वेतनमान कितने लोगों को दिया जाना है, इसका जो है 100 लोग हैं तो उसका 20% लोगों को ही मिलेगा। बाकी लोगों को जो है बाद में प्रोन्नत वेतनमान दिया जाएगा, क्योंकि जो जूनियर हैं वहाँ वरिष्ठता का निर्धारण होगा। जो वरिष्ठ होगा, जिसको सबसे पहले चयन वेतनमान मिला है, उसी को जो है सबसे पहले प्रोन्नत वेतनमान मिलेगा। इस क्रम में ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी कई समस्याओं को ये सुलझा देगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।